नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका। सबसे पहले तो मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? हैंड रेज़ कीजिए अपने। यस। तो चलिए आज हम हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा उप विषय होगा वो होगा उपसर्ग। जैसे कि आप लोग अभी तक कक्षा 8 तक यह पढ़ते आए थे कि उपसर्ग क्या होते हैं। हम साधारण भाषा में बोलते हैं तो उपसर्ग जो शब्द के पहले लगते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे धन के आगे हमने ही लगा दिया तो क्या बन गया? निर्धन। और उसका अर्थ जो है वो परिवर्तन हो जाता है। धन जिसके पास धन है और निर्धन जिसके पास धन नहीं है। तो आज का हमारा जो उपसर्ग है उसमें मैं आपको यह बताऊंगी कि उपसर्ग जो है वो कितने प्रकार से चलते हैं और कैसे चलते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो शब्द निर्माण होता है वो प्रत्येक भाषा की निरंतर चलने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप किसी में भी ले सकते हैं, इंग्लिश में ले सकते हैं, हिंदी में ले सकते हैं, उर्दू में ले सकते हैं, फारसी में ले सकते हैं। किसी भी भाषा में शब्द का जो निर्माण होता है वह वास्तव में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक शब्द से अन्य शब्दों का निर्माण जो है वो 3 प्रकार से होता है। अभी आप देखिए, जैसे कोई मूल शब्द है उससे पहले आप शब्दांश जोड़ेंगे, उसके बाद में शब्दांश जोड़ेंगे और फिर 2 अलग अलग शब्दों के योग से जो है आप शब्द बनाएंगे। अर्थात यहाँ पर क्या बात कही जा रही है कि स्वतंत्र अर्थवान अक्षर या अक्षर समूह को शब्द कहते हैं। कल जैसे हमने शब्द और पद पढ़ा था तो उसी बात को लेकर अगर हम चलते हैं आज तो यहाँ पर भी यही बात कही गई है कि या तो कोई स्वतंत्र अक्षर होता है या उसका समूह बन जाता है। अक्षरों का जो समूह है वो शब्द बन जाता है। जैसे हमने कल पढ़ा कमल, फिर हमने पढ़ा कि कमल सुंदर पुष्प है, तो ये समूह बन गया। ठीक है। शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दांश, शब्दों के जो अंश होते हैं वो उपसर्ग एवं उसके बाद में जुड़ने वाले जो है वो प्रत्यय कहलाते हैं। हम साधारण भाषा में करेंगे तो कैसे करेंगे कि शब्द के पहले जो शब्दांश होते हैं या लगते हैं वह उपसर्ग है और जो शब्दांश के बाद में जुड़ते हैं वह प्रत्यय है। ये हमने हमेशा पढ़ा है। उपसर्ग और प्रत्यय इन दोनों को मैं आज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय हम कह सकते हैं बहन बहन की तरह। जहां हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं वहां प्रत्यय का प्रयोग अपने आप से आता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय ऐसे शब्दांश है जिनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वर्ण, वर्णमाला की जो वर्ण होते हैं और हम शब्द बनाते हैं, तो अगर व्यंजन सिर्फ होंगे तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। हमें साथ में क्या लेना पड़ेगा? स्वर को लेना पड़ेगा। तो उपसर्ग और प्रत्यय जो है वो भी ऐसे शब्दांश है जिनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपने लिया नी, ठीक है, अब नी को आप अकेले लिखिए तो उसका कोई भी जो है महत्व नहीं होगा, परंतु आप उसको धन के साथ में लगाएंगे तो जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास धन नहीं है, वो निर्धन है। तो इस प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय जो है ऐसे शब्दांश होते हैं जिनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। ये शब्द नहीं होते, अपितु शब्द का अंश मात्र होते हैं। हम किसी शब्द को अगर वर्ड लेते हैं, जैसे मान लीजिए अंजलि एक वर्ड है, एक शब्द है, तो अंजलि एक नाम है। मान लीजिए मैंने यहाँ लिया दिशा, तो ये भी एक वर्ड है, एक शब्द है, तो इसका मतलब हुआ। परंतु जो हम उपसर्ग में लगाते हैं वो सिर्फ अंश मात्र होते हैं, अतः इनका प्रयोग जो है वो शब्द के रूप में नहीं होता। ये शब्दांश मूल शब्द में जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता लाने मात्र का कार्य करते हैं। आपको समझ में आ गई बात? जैसे मान लीजिए मैंने कहा निर्धन, हमने एक ही एग्जाम्पल लेना है अभी समझने के लिए। निर्धन, तो धन जो है वो शब्द है, इस नी जो है वो शब्द का अंश मात्र है, और जब हम इसको शब्दांश के मूल शब्द में जोड़ते हैं तो विशिष्टता लाने का कार्य करता है। समझ में आई इतनी बात? जैसे देखिए जन्म, तो जन्म यहाँ पर क्या है? जन्म जो है यहाँ पर हमारा शब्द है और हमने इसके आगे आ लगा दिया, आ, है ना। तो आ तो सिर्फ शब्द का अंश मात्र है,
परंतु जब हम इसको पूरा बनाएंगे तो ये बन जाएगा आजन्म, जिसका जन्म ही नहीं हुआ है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे चार, चार जो है वो शब्द है और हमने इसके शब्द का अंश लगा दिया, एक छोटा सा टुकड़ा लगा दिया उप, तो ये बन गया उपचार। समझ में आई? तो इस प्रकार हम जो उपसर्ग लगाते हैं उससे नए शब्दों की रचना होती है और रचना के लिए हिंदी में जो है वो अनेक विधियां हैं, जिनमें मुख्य रूप से जो है वो उपसर्ग और प्रत्यय और समास, ये तीन चीजें जो होती हैं वो शब्द रचना अथवा निर्माण में हमारे उपयोग में आती है। तो आज हम करेंगे उपसर्ग। हम इन तीनों को अलग अलग लेंगे, पर आज का जो हमारा उप विषय है वह उपसर्ग है। ये उपसर्ग की परिभाषा अगर साधारणता से हम करते हैं तो क्या होता है, जो शब्द के आगे जोड़ते हैं और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो उपसर्ग होते हैं। तो देखो, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले, शब्दांश, इसको अलग कीजिए, शब्द प्लस अंश, जो शब्दों के अंश हैं, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं तथा उनका अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। समझ में आ गई आप लोगों को? देखिए बेटा, किसे कहते हैं उपसर्ग? कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे हमने बनाया उप प्लस हार और नया शब्द क्या बन गया? उपहार। ठीक है। तथा उनके अर्थ में, अब उप का भी कोई मीनिंग नहीं हुआ और हार का भी, सब अलग अलग, दोनों के अलग अलग अर्थ है, परंतु जब हम इन दोनों को साथ मिलाए तो एक नया अर्थ आ गया और वो नया अर्थ क्या हुआ? गिफ्ट। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए, जैसे कुछ एग्जाम्पल, जैसे आ प्लस चरण। अब यहाँ पे आ जो है उसको हम किसके साथ जोड़ देंगे? चरण के साथ जोड़ देंगे। जब चरण और आ को हम जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? आचरण। और आचरण का मतलब व्यवहार करना, एक नया अर्थ निकल गया। तो यहाँ जो आ शब्दांश चरण शब्द के साथ जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है, आ शब्दांश है, शब्द नहीं। शब्दांश अर्थात शब्द का अंश है, टुकड़ा है छोटा सा। उसके बाद में देखिए, हम एक दो परिभाषा और लेते हैं जिससे हमारे जो है ये क्लियर हो जाए। जैसे उपसर्ग शब्दांश होते हैं अतः उनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। जिस प्रकार से व्यंजन में हम स्वर नहीं डालेंगे तब तक व्यंजन का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार से अन्य किसी साथी स्वर के साथ जब व्यंजन को हम जोड़ देंगे तभी उसका जो है वो प्रयोग होगा। समझ में आई बात? उसके बाद में सेकंड जो पॉइंट है वो है कि उपसर्ग शब्दों के आरंभ में लगते हैं। जैसे हम हमेशा पढ़ते ही हैं अधिकार, तो अधि प्लस कार, उपहार उप प्लस हार, अवतार अव प्लस कार। तो शब्द के आगे जुड़े, आरंभ में लग गए हैं। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट हमारा आता है वो आता है कि उपसर्ग शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं, क्योंकि मूल शब्द में जुड़ने से नए शब्द की रचना होती है। मूल शब्द, जैसे मूल शब्द क्या है? जैसे आहार। ठीक है। मूल शब्द क्या है? आहार। और हमने आहार में आ जोड़ दिया तो क्या बन गया? आहार। तो ये मूल शब्द बन गया हमारा आहार अर्थात भोजन। तो क्या कहा कि उपसर्ग शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं। जैसे हार, मूल शब्द क्या है? हार। हमने उसमें लगा दिया नी, तो क्या बन गया? निहार, मतलब देखना, है ना। तो यहाँ पर जो शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं, क्योंकि मूल शब्द में जुड़ने से नए शब्द की रचना होती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग। मैंने आपको पहले बताया था कि शब्द जो है वो बहुत सारी भाषाओं में प्रयोग होते हैं, जैसे फारसी, उर्दू। तो हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग जो है वो कई भाषाओं में शब्द आ जाने के कारण प्रयोग में आए हैं। जैसे देखो, तत्सम, तद्भव और आगत। तत्सम, तद्भव और आगत। अब इन तीनों को हम अलग से भी पढ़ेंगे और एक बार यहाँ पर मैं समझा देती हूँ आपको। तत्सम जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, तद्भव जो वैसे ही रहते हैं, और आगत जो आगे से आए हैं, जैसे हॉस्पिटल, कॉलेज, आका गमन हो रहा है ना, बाल, बोल हम बोलते हैं बोल, परंतु होता क्या है? बाल। तो इस प्रकार से अब हम देखेंगे तत्सम जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, है ना। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले तत्सम उपसर्ग संस्कृत में आए हैं और हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत जो है वो निम्नलिखित है। कैसे? जैसे देखिए, उपसर्ग अ अर्थ नहीं,
आ का अर्थ यहाँ पे नहीं है। जब आप वाक्य को शब्द को बनाएंगे तो चेंज हो जाएगा। निषेध अभाव, अब ए उपसर्ग लगाइए तो आ प्लस चल अचल, अकाल आ प्लस काल अकाल, आ प्लस ज्ञान अज्ञान, आ प्लस अन्याय अहिंसा अधर्म, इस प्रकार से। अब अन, देखिए यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे उपसर्ग मिलेंगे तो आप इनको याद करेंगे कि इस, वैसे तो हम जब इनको देखते हैं तो हम स्वयं में भी इनको लगा लेते हैं। जैसे मान लो अनु आया तो अनु माने पीछे या बाद में, तो अनुभव, किसी का किसी से ज्ञान लेना, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन, अनुवाद, इस प्रकार से। जैसे आ आया तो आ का मतलब तक, समीप, पूर्ण, आगमन, आमरण, आजीवन, आग्रह, आकृति, आदान, आकर्षण, इस प्रकार से। उच्च, उच्च माने ऊंचा या श्रेष्ठ, जैसे उत्तम, उत्सर्ग, उद्घाटन। ये द कैसे आ गए यहाँ पे, यहाँ पर संधि हुई है तो स को द का आगमन हो गया। ठीक है, उद्गम, उत्थान, उत्सर्ग, उत्कर्ष, उद्योग, ये सब जो है वो हमारे यहाँ पर तत्सम उपसर्ग संस्कृत में आए हैं। अब देखिए, अगर आप कु लगाते हैं तो कु माने जैसे कुपुत्र, तो क्या होता है, कु माने बुरा, बुरा पुत्र, बोलते ना कु माता, बुरी माता, तो कु का अर्थ हुआ बुरा या हीन, किसी चीज से हीन होना। जैसे कुचाल, कुपात्र, बुरा बर्तन, कुपुत्र, बुरा पुत्र, कुमति, बुरी बुद्धि, कुरूप, जो सुंदर नहीं है, इस प्रकार से। ठीक, जैसे हम शादी के जो है निमंत्रण पत्र पे पढ़ते हैं, चिरंजीव, जो लंबे समय तक, बहुत समय तक, चिरायु, लंबी आयु, चीर निद्रा, लंबी नींद, चीर का लंबे समय तक, चीर स्थायी, लंबे समय तक स्थिर जो रहे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों को जो है शब्दों के जो हमने अंश लिए हैं उन अंश के अर्थ समझने जरूरी होते हैं। बाकी हम उपसर्ग जो है अपने आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ परा लिया, अब परा का क्या होता है, उल्टा या पीछे। तो देखो, जिसकी पराजय होती है वो पीछे गया, जो हार गया वो पराभव, परास्त, पराक्रम, जो दूसरों के अधीन है वो पराधीन, वो भी हारा हुआ ही है। तो इस प्रकार से जो है हमारे जैसे परि, प्रति, वी, सम, साथ में, जैसे सरस, सकल, सफल, सरल, इस प्रकार से। सु, जैसे सुयोग्य बनाते हैं हम, अच्छा सुकुमार, अच्छा कुमार, शुभ, इस प्रकार से। ये जो शुभ है यहाँ पर ये भी संधि से जो है परिवर्तित हो जाता है। स्वयं, अपना, जैसे आप बोलते हो यह मेरा स्वराज्य है ना, मैं स्वतंत्र देश में रहता हूँ, मेरा स्वभाव अच्छा है, तो इस प्रकार से जो है स्व आ गया। तो संस्कृत के कुछ अव्यय इतने अधिक प्रचलित हो गए कि उनका प्रयोग भी हम हिंदी में जो है करते हैं। जैसे संस्कृत में आप लोगों ने देखा होगा अध्य, ऊपरी, अंतर, अतः, तो ये सारे अव्यय जो है वो इतने प्रचलित है कि इनका जो है हिंदी में भी उपयोग होने लगा है। तो आपको तत्सम का समझ में आया। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन यहाँ, जैसे अलम, सुंदर, अलम का सुंदर, अलम आपने जैसे संस्कृत में पढ़ा है, बस करो, मत मत, बहुत हो गया, इस प्रकार से। तो अलम प्लस कार, अलंकार, आदि, पुनः या पुनः, ये देखो यहाँ पे र हलंत आ रहा है तो पुनः जन्म ऊपर आ जाएगा। ठीक है, प्रादुर, प्रकट, जैसे श्री कृष्ण भगवान जो है प्रादुर्भाव हुए अर्थात प्रकट हुए, इस प्रकार से। सह, साथ में, तो वो तो फिर हमारे तत्सम उपसर्ग, आप लोगों को समझ में आ गया होगा तत्सम उपसर्ग। अब इसके बाद में हम करेंगे तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग क्या होते हैं, ये मूलतः संस्कृत के तत्सम उपसर्गों में भी विकसित हुए हैं, उन्हें हिंदी के उपसर्ग भी कहा जा सकता है। जैसे कई बार आप लोग पढ़ते हैं अध्य, ये संस्कृत में भी पढ़ते हैं और इसका अर्थ आधा होता है, तो हम इसमें अध्य कचरा बना सकते हैं, अध जला, अध खिला, अध पका, अध मरा, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। अन, अनमोल, अनपढ़, अनजान, अनचाहा, मेरे ख्याल से आपकी जीवा पे ये वर्ड जो है अपने आप ही आ रहे होंगे ना, अनहोनी, अनमन, अनचखा। अगर अभी यहाँ मैं पूछती हूँ तो आप बता सकते हैं। उन, उन माने 49, बोलते हैं ना 40 में कम, है ना, एक कम, तो 49, 39,
29, 30 में एक कम, 59, 60 में एक कम, 19, इस प्रकार से। और जब हम इनको बनाएंगे, इनके आगे जब हम शब्द लगाएंगे, जो मूल अक्षर, मूल शब्द है, वो जब हम लगाएंगे तो हमें अपने आप ही उनका अर्थ जो है वो समझ में आ जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर आप बोलेंगे उदार, ठीक है। अब यहाँ पे क और कु, अभी आप इसके अर्थ को मत देखिए, इसका अर्थ बुरा होता है। आप एक बार शब्द बनाइए, है ना। जैसे आपने बनाया पूत और आप इसके आगे क लगा दीजिए, तो क्या बनेगा? कपूत। क्या बनेगा? कपूत। समझ में आ रही है बात? अब जैसे संग में आप क लगा दिए तो क्या बनेगा? कुसंग। ठीक है। जैसे आप कोई सुंदर नहीं है, उसमें कु लगा दीजिए तो क्या बनेगा? कुरूप। तो समझ में आ गई ये बात? उसके बाद में आप चौ ले लीजिए, इसका अर्थ मत कीजिए, एक बार आप कोई शब्द लीजिए, मूल शब्द लीजिए। जैसे आपने ले लिया चौकोर, तो कोर में, कोर माने कोना, कोर का अर्थ कोना होता है, और इसमें आप चौ जोड़ दीजिए तो ये क्या बन गया? चौकोर। चारों कोने जो है चौकोर है। इस प्रकार से तीन, तिराहा, तिमाहा, तिगुना, इस प्रकार से। उसके बाद में जैसे देखते हैं हम दिन, बहुत सारे हैं जो हमने हमेशा पढ़े हैं, सिर्फ एक बार समझने की जरूरत है इनको। दिन, दिन माने रही किया बिना, दिन खाया, दिन खाया, दिन ब्याया, दिन मांगा, दिन बात, ये सारे हो गए। उसके बाद में देखिए जैसे स या सु, हमने हमेशा ही पढ़ा है, सुपुत्र, अच्छा पुत्र, सपूत, अच्छा पूत, है ना। साहित्य किसी के साथ, सबल, सुगंध खुशबू के साथ, सुगम आसानी के साथ। तो इस प्रकार से जो है हमने सत्सम और सद्भव का ज्ञान लिया। अब देखिए तीसरा जो हमारा आगत, मैंने जैसे पहले बताया, आगत जो आगे से आए हैं, और आगे से मतलब ऐसे नहीं आए आगे से कि एक घर से तीसरे घर से आ गए। आगत का मतलब विदेशी, है ना। जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं से जो उपसर्ग हिंदी में आ गए हैं, उन्हें आगत उपसर्ग कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? देखिए अरबी और फारसी, ये दोनों आगत है, अरबी और फारसी। यस, अरबी और फारसी दोनों आगत है ना, बाहर से है। तो जैसे अल, कुछ उर्दू शब्द भी आ जाते हैं इनमें, अलबेला, अलमस्त, कमजोर, कम अकल, कम कीमत, कम खर्च, दर, दरअसल, दरकार, दरमियान। देखो यहाँ पे जो है उर्दू शब्द का भी प्रयोग हो रहा है। इसके बाद में जैसे हमने किया बा, साथ में बा इज्जत, कहते हैं ना, बरी कर दिया, बा इज्जत, इज्जत के साथ। ठीक है। उसके बाद में जैसे बावजूद, उसके बाद बेनकाब, तो बेनकाब में बे जुड़ गया। ठीक है। बेनकाब, बिना नकाब के, बेचारा, जिसका कोई नहीं है, बेरहम, जिसमें कोई रहम नहीं है, बेईमान, जिसमें कोई ईमानदारी नहीं है, बेकसूर, जिसका कोई कसूर नहीं है। तो इस प्रकार से जैसे हमने, फिर हमने फारसी का एक और लेते हैं, जैसे हर, हर माने प्रत्येक, हर रोज, प्रत्येक दिन, हर पल, प्रत्येक पल, हर साल, प्रत्येक साल, हर दिन, प्रत्येक दिन। तो समझ में आई बात? ये फारसी। अब देखिए अंग्रेजी, अंग्रेजी जो उपसर्ग होते हैं वो हम हमारी साधारण भाषा में जो है आजकल प्रयोग करने लगे हैं। जैसे देखिए डिप्टी, डिप्टी सहायक पद होता है, आपने पढ़ा होगा, डिप्टी कलेक्टर। तो हम ऐसे हिंदी में जब इसको बोलते हैं तो सहायक अभियंता वगैरह बोलते हैं, परंतु यहाँ पर हम सीधा अंग्रेजी के उपसर्ग यूज कर रहे हैं। तो डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, है ना, डिप्टी रजिस्ट्रार। तो हम सीधा उसको सिंपल वे में बोल देते हैं। जैसे चीफ, आपने चीफ सुना होगा, प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, है ना, चीफ जस्टिस, चीफ सेक्रेटरी, इस प्रकार से। जनरल जो प्रधान होता है, तो हम सीधा बोलते हैं जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, इस प्रकार से। तो आप लोगों को फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग जो है वो समझ में आ गए होंगे। अब देखिए कुछ ऐसे उपसर्ग होते हैं जिनका प्रयोग हम शब्दों में एक से अधिक बार करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पे देखिए शब्द है हमारा अनासक्ति। तो देखिए अन इसमें उपसर्ग हुआ, अनासक्ति, ना के अंदर क्या है इसमें? आप लोगों को समझ में आ रही है बात? कि कुछ शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग होता है। एक से अधिक का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? जैसे एक उपसर्ग के साथ में कोई दूसरा उपसर्ग भी जो है वो जुड़ जाता है। अभी शब्दों को तोड़ेंगे। देखो शब्द तोड़ा, अन प्लस आसक्ति। तो पहला तो क्या आ गया? अन,
और दूसरा क्या आ गया आसक्ति। तो अब यहाँ पे देखिए अन प्लस आ प्लस शक्ति, समझ में आई बात। जैसे देखिए प्रत्यु उपकार, संधि का भी प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। प्रति, यहाँ पे देखो इको यन संधि हो रही है। प्रति प्लस उप प्लस कार, तो क्या बन गया प्रत्युपकार। दो बार हो गया। प्रत्याघात, प्रति प्लस आ प्लस घात, प्रत्याघात, समझ में आई बात। जैसे पर्यावरण देखो, परि इसको संधि करेंगे परि प्लस आ प्लस वरण, तो क्या बन गया पर्यावरण। ठीक है। जैसे यहाँ पे नीर अभिमानी, इसको बोलेंगे तो भी अच्छी ध्वनि आ रही है, निर्भिमानी नहीं बोलेंगे, नीर अभिमानी। तो देखो नीर आ गया प्लस आ गया प्लस मानी आ गया, तो यहाँ पे नीर प्लस अभि प्लस अमानी। तो समझ में आ गया कि कुछ शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का जो है वो प्रयोग होता है। आगे देखिए, अब ये जो हमारे उपसर्ग हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, हम हमेशा पढ़ते हैं ये उपसर्ग और हमने हमेशा से सीखा है और हम स्वयं में भी जो है उपसर्गों को समझ जाते हैं। अब यहाँ पर एक दो जो प्रश्न है मैं आपसे करूंगी, उसके बाद में आप लोगों से पूछूंगी। जैसे देखो, निम्नलिखित उपसर्गों से दो नए शब्द बनाइए। हम इसको बनाते हैं, तो बनाइए आप लोग। अधि प्लस परि, सह सहचर हो गया है ना, पुनर्गमन हो गया, अनुगमन हो गया, अपव्यय हो गया, बेबात हो गया, बेशरम हो गया, इस प्रकार से अभिमान हो गया, प्रतिकूल हो गया, कुपुत्र हो गया। ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो है देखिए, मूल शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों को अलग अलग करके लिखिए। जैसे चलिए, तो अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। जैसे एक है ना, देखिए यहाँ पे अपन ने किया मूल शब्द, अब उपसर्ग को अलग अलग करके लिखिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया बेईमान, तो आप कैसे करोगे इसको, बे प्लस ईमान, है ना। मैंने कहा ए सुंदर, तो ए प्लस सुंदर। अध खिला, अध प्लस खिला। तो इस प्रकार से जो है हम मूल शब्द को अलग कर लेंगे उपसर्ग से। उसके बाद में इसमें एक क्वेश्चन है कि उपसर्ग और मूल शब्द बनने वाले सही शब्द बनाइए। कैसे बनाएंगे, अति प्लस उत्तम, यहाँ यन संधि हो रही है, अत्युत्तम। अनु प्लस मान, अनुमान। प्रति प्लस एक, प्रत्येक। प्रिय प्लस जन, प्रियजन। ठीक है। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। जैसे दुष्कर्म शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग मूल शब्द लिखिए, कैसे लिखेंगे, दुष प्लस कर्म। ठीक है। गैर हाजिर, गैर प्लस हाजिर। सजग, स प्लस जग। पराधीन, परा प्लस धीन। इस प्रकार से आप लोगों से प्रश्न जो है वो किए जाएंगे और मैं आपको समझाती हूँ। उसके बाद में मैं आपका मूल्यांकन करूंगी। देखिए, जैसे परि प्लस उपसर्ग, तो निम्नलिखित प्रश्नों के निर्देश अनुसार शब्द जो है उत्तर दीजिए। अब आप परि से बनाइए परिगमन, परिक्रमा, इस प्रकार से। प्रति से बनाइए प्रतिकूल, ठीक है। अति से बनाइए। तो इस प्रकार से जो है आप लोग इनको अभ्यास प्रश्न के माध्यम से अपना मूल्यांकन करेंगे कि वास्तव में आपको कितना आया है और कितना समझ में आया और आप कितना स्वयं में जो है कर सकते हैं। तो समझ में आई बात आपको। तो देखिए, तो चलिए, आज का हमारा जो उपविषय था वो था उपसर्ग, और मेरे अनुमान से शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से घर पर लिखिए और लर्न कीजिए। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। फोन लगाओ, जगह लगाते हैं।